हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी भाई बहन या कैंडिडेट्स पीएससी टीआरई 3 और 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों ने एनसीईआरटी प्लस एससीईआर्टी की मैराथन सीरीज़ स्टार्ट की है। पहले पॉलिटी स्टार्ट की है। पॉलिटी का क्लास 10th का पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी हो चुकी है, क्लास 9th हो चुकी है और क्लास 6th हो चुकी है। तो ये आज क्लास 8th ख़त्म हो जाएगा और कल क्लास 7 ख़त्म हो जाएगा। तो 6 to 10 ख़त्म होगा, उसके बाद हम मूव करेंगे 11th और 12th पे। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि किताबें बोरिंग लगती हैं अक्सर, और बट जो चीज़ें फंसती हैं, जो एग्ज़ाम में अगर हमें कट ऑफ पार कराता है, तो वो हमारी किताबें हैं, हमारी बुक्स। तो जैसा कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, भैया कि पैर में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब ज़रूर होनी चाहिए। तो किताबें पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसमें इतना अच्छे से कंटेंट दिया हुआ है, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप एनालिसिस करते हो तो आप 6 to 10 की एनसीईआरटी, जिनकी भी एसएसटी है, जिनका भी प्राइमरी है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। पूरा लोकतंत्र पूरा यहीं से पूछा था 9-10 से। बाकी आप देख रहे हैं खुद ही। तो चलिए, मैं तो पढ़ाऊँगा। एक भी भाई बहन, अगर कोई भी एक भी दो भी स्टूडेंट देखेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा सबको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 8 की पॉलिटी बिना लेट किए। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की पॉलिटी। बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल भाषा में चीज़ों को कवर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो क्लास 8 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, पहला अध्याय 1 है भारतीय संविधान। तो आइए भारतीय संविधान को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। तो देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है मेरे भैया। इसका कहने का मतलब ये है, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, पेन सेलेक्ट कर लूँ तब, ताकि आसान रहे चीज़ें आपके लिए। मैं अंडरलाइन भी करता चलूँ, ठीक है। चलिए, ऊपर हो गया, अब सही है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 आरटीई 2009, ठीक है, एक बुनियादी कानून है जो कि इसका डेट पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और आगे चलते हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई है तो सरकारी विद्यालय का होना। तो सीधी से, और कक्षा 1 से 5 में छात्र टीचर पीपल रेशियो कितना होना चाहिए? 30 पे 1 टीचर होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल पे आरटीई 2009 ये कहता है कि भैया 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों, बालक बालिकाएं किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से कोई मना नहीं कर सकता। और हर 3 किलोमीटर पे के दायरे में एक स्कूल होनी चाहिए, कक्षा 8 तक के स्कूल होनी चाहिए, ठीक है। सरकारी विद्यालय होना चाहिए। और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में हर 30 बच्चे पे एक टीचर होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, पहले ही बता चुका हूँ। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने के स्पष्ट मांग की। तो 1920 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती है कि अपने ही लोगों, अपने भारत के लोगों के द्वारा ही खुद संविधान बनाने की मांग करती है, ठीक है। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के, आगे चलते हैं, और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारतीय संविधान की एक रूपरेखा तैयार की, जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया? नेहरू जी ने प्रस्ताव किया 1928 में। तो क्या होता है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के जो 8 अन्य सदस्य रहते हैं, नेता, वो क्या कहते हैं भैया, भारतीय संविधान की अपनी एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, अपनी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। अब आगे चलते हैं। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। अब आता है धीरे धीरे 1931 का समय। कराची अधिवेशन उस समय चल रहा होता है और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, इसी में भारतीय संविधान जो रूपरेखा तैयार थी, उससे संबंधित जो प्रस्ताव थे उसमें पारित किए गए। 1924 में एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई। कब? 1934 में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में तेज हो। अब आगे चलते हैं। तो कब? 1934 में हमारे स्वतंत्र संविधान की भैया मांग की जाती है, कब हमारा एक स्वतंत्र संविधान हो और जिसकी स्पीड पकड़ लेती है द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। अब दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। कब? दिसंबर 1946 में। यहीं से क्वेश्चन पूछा था टीआरई 3 में, अगर अंतरिम अध्यक्ष कौन है, ये करके क्वेश्चन था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जो भाई बहन देखेगा वो खुद ही समझदार होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। 1 मिनट, मैं लाइट
हाँ, तो अब दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है और यहीं से बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भैया कि संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, और जो कि दोनों लोग बिहारी थे। ठीक है, अब भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये टीआरई 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा जो लिखने वाली सभा थी उसमें कितने सदस्य थे? टोटल 299 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। तो पहली बैठक 9 जनवरी 1946। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको लिखते चलिए कॉपी में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है? लागू हो जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सभी को सदस्यता देना निश्चित किया। मतलब 25 पैसा चंदा दीजिए और अपनी सदस्यता निश्चित कीजिए, जिससे कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। यह निर्णय कांग्रेस के 1920 नागपुर अधिवेशन में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य ने किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये जो सदस्यता संविधान सभा की हो रही थी भैया, कांग्रेस के लोग 25 पैसा चंदा दीजिए, आइए सदस्यता लीजिए, और इससे कांग्रेस की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और 1920 का नागपुर अधिवेशन रहता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते रहते हैं? श्री राघवाचार्य, वी राघवाचार्य। आगे चलते हैं। वयस्क मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान भवन में 8:30 बजे शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो 8:30 बजे से शुरू होता है, और जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए पहले 9th-10th में पढ़ा दिया ताकि रिवीजन हो यहाँ से। भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, ये भी पढ़ा चुका हूँ। 86वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 2002। अटल बिहारी 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले। ठीक, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा? अनुच्छेद 32 को कहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिए। भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए कि कैबिनेट मिशन जो बनती है इसके 3 सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। अब आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांगों को ठुकराया। 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। कब? 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर पहली बैठक, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं। फिर 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। आगे चलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, ये पहले भी बता चुका हूँ। अब संविधान समिति के प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एक, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, यही संघीय संविधान पूछा था या कोई कुछ करके एक बार पूछा था, ठीक है, इस बार क्वेश्चन टीआरई 3 में। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति टीआरई 2 का क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों के लिए अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब रहते हैं। वहीं बात करें तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, धर्मनिरपेक्षता मौलिक अधिकार। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? अभी इसी पे क्वेश्चन पूछ ले तो आप कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानते रहेंगे नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा होता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए व मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर एवं आज़ाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं भैया व्यक्ति को दिए जाते हैं संविधान द्वारा कि जो उसकी आत्मसम्मान के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, आत्मनिर्भर रहने के लिए और अपनी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 1235 तक। ठीक है, याद रखिएगा, अभी बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। समता या समानता का अधिकार, ये भी बता चुका हूँ 14 से 18 इसके बाद वाली वीडियो में। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ।
इसका यह अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। देखिए अनुच्छेद 14 विधि के समझ क्षमता ये कहता है कि भैया जो हमारा मतलब जो राज्य के सभी व्यक्ति हैं उनके लिए, सबके लिए जो कानून है वो एक बराबर रहेगा और सब पे एक कानून, एक समान कानून लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम तुमको जेल की सज़ा इसके लिए इस केस के लिए सुना देंगे और तुमने मर्डर किया है तो तुमको नहीं सुनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, सब पे एक समान लागू होगा। अनुच्छेद 15 भैया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन को किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सके। अनुच्छेद 15 यही याद रखिएगा मेरे दोस्त कि धर्म, जाति, लिंग के भेद, इस पर किसी प्रकार का भेद नहीं होगा कि तुम SC हो, तुम ST हो, तुम OBC हो, तुम जनरल हो। इस आधार पर कहीं तुम लोअर कास्ट में पैदा हुए हो, तुम्हारा ये जगह है, तुम इस स्थान से हो, इस बेसिस पे किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 16 में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहाँ पे आपका मौलिक अधिकार पूरा खत्म हो जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता मतलब राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। अगर कोई पद आता है राज्य में तो भैया सबके लिए एक समान होगा वो, ठीक है, सभी नागरिकों के लिए अवसर समान होगा। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, ये अपवाद में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भैया कोई भी वैकेंसी आती है उसमें आरक्षण दिया जाता है ना, OBC कितनी सीट है, जनरल कितनी सीट है, इसीलिए जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, BPSC TRE 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। भैया किसी प्रकार का अस्पृश्यता, छुआछूत नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 18 पे चलते हैं। उपाधियों का अंत मतलब सेना या विधा संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 18 सीधा यही याद रखिए भैया, उपाधियों का अंत का मतलब ये है कि विधा से संबंधित या सेना, ठीक है, के सिवाय कोई भी ऐसा उपाधि कोई भी राज्य प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, जो कि भारत का कोई नागरिक हो या किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा। जैसे मान लीजिए, इसको सिंपल भाषा में समझिए, ठीक, हम इंडिया के हैं, हमको वहाँ पे पाकिस्तान गए या कहीं भी अमेरिका गए, हमको कोई पुरस्कार उपाधि मिल रही है, ठीक, तो हम अपने देश के राष्ट्रपति के बिना के आज्ञा के वो उपाधि हम स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा, देखिए लेकिन इसको छोड़ के भारत सरकार द्वारा जो एक्सेप्शन है उसको याद रखिएगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सेवानाथ द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि ये सब दिए जाते हैं 18 के। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत ही। अब स्वतंत्रता का अधिकार, आइए अनुच्छेद 1922 तक क्या है, राइट टू फ्रीडम। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, सिर्फ 6 है। ठीक है, अनुच्छेद 19F संविधान संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, किससे, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया। तो 6 बचते हैं, कौन, देखिए नोट, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में है भैया, अनुच्छेद 19A में। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, कुछ बोलिए, कुछ अपने भाषण दीजिए, कुछ भी आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण की, मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई आप अपराध कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपने खिलाफ वकील रख सकते हैं, मतलब अपने लड़ने के लिए केस को, ठीक, और एक ही केस के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं होगी, एक ही उसके लिए। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, और अनुच्छेद 21 का राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा आधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध। तो 21 का में क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन से संविधान से आता है ये संशोधन के थ्रू, 86वां संविधान संशोधन 2002 के थ्रू। याद रखिएगा, ये थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आसान हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार याद रखिएगा, कब, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, जो भैया होता है ना कि महिलाओं की अगर खरीद बिक्री करते हैं आप, या कोई बलात् श्रम कर रहे हैं या दुर्व्यापार कर रहे हैं आप, तो इस प्रकार का कोई भी ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 24 पे चलते हैं। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चे जो हैं वो अगर किसी इंडस्ट्री कारखाने में काम कर रहे हैं जोखिम भरे, तो वो, ठीक है, आप पे केस किया जा सकता है। धार्मिक एवं शिक्षा का अधिकार भैया अनुच्छेद 25 से 28, सीधी सी बात है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के आबाद के रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की, मतलब आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो भैया, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहती है अनुच्छेद 25।
अनुच्छेद 26 क्या कहती है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना। जैसे अपने यहाँ स्कूल होते हैं और मुस्लिम लोगों में उसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो बच्चे जाते हैं पढ़ने, ठीक है। जैसे अपने यहाँ स्कूल होते हैं ना, तो ऐसे उनके यहाँ वो मुस्लिम लोगों के यहाँ होते हैं, मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा प्रॉपर, एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बस। तो उसमें जाते हैं पढ़ने बच्चे, तो भैया अपना संस्था, अपना ट्रस्ट, अपना कुछ भी चीज़ बना सकते हो, ठीक है, अपने धर्म से रिलेटेड। अब अनुच्छेद 27 पे चलते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि राज्य भैया ऐसा बाध्य नहीं करेगा आपको कि आपका धर्म या किसी धार्मिक संप्रदाय से अगर आप अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने पोषण के लिए आप कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्स दें, ठीक। अनुच्छेद 28 बाध्य नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है राज्य विधि से पूर्णतः किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। 28 यह कहता है कि भैया राज्य विधि से, मतलब अगर जो राज्य विधि से जो भी शिक्षा बनी है संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऐसे शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने, मतलब अगर आप ना चल रहे हो, आप वहाँ वाला सिखा रहे हो, तालिबान वाला दे रहे हो कि चलो हम तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं उनके वर्गों के हितों का संरक्षण है इसमें। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं रोका जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम देहाती बोलते हो तुमको एडमिशन नहीं होगा तुम्हारा, तो भैया सबका पढ़ने का अधिकार है अपनी संस्कृति, अपनी जाति, अपनी धर्म, भाषा के आधार पर, ठीक है, मना नहीं कर सकते आप एडमिशन लेने से। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का। आसान है ये सारी चीज़ें, ठीक है, उतना पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मतलब रीडिंग एक बार कर लीजिए ताकि दिमाग में रहे, कुछ पूछे तो तुरंत हिट कर जाए। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद या शैक्षणिक संस्था चला सकता है, भाई बिल्कुल चला सकते हैं आप, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। आप जैसे मान लीजिए आप कोई कम्युनिटी SC वाले बच्चों के लिए आप एक स्कूल खोलना चाहते हो तो आप बिल्कुल खोल सकते हो, ठीक है। सरकार उसमें अनुदान भी करेगी, भेदभाव नहीं करेगी कि नहीं तुम तो इनके लिए खोले हो, हम तुमको कैसे दे पैसा, ठीक, तो ये सब नहीं होगा। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इसी को कहा है, अनुच्छेद 32 को। इसमें 5 तरह के रिट जारी होते हैं, यहाँ से TRE 1 में क्वेश्चन पूछा गया, TRE 2 में, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण पॉलिटी में जाके देख लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ मुझे याद है वो मैं पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको खुद ही अंदाजा लगेगा। 5 तरह के रीट होते हैं, कौन कौन होते हैं यहाँ से समझना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। धर्म में निरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्षता को सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में 1976 में जोड़ा गया। देखिए 3 वर्ड जोड़े जाते हैं कब, 1976 में। कौन से संशोधन के थ्रू? 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। किसमें? उद्देशिका में, ठीक है। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनी संविधान किसको कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया गया है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में क्या है, DPSP है, ठीक। ये न्याय वाले में वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, ठीक, याद रखिएगा। वर्तमान में 11 लेकिन पहले 10 था, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये मैंने पहले ही बताया। भारतीय संविधान अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला भी है, ठीक। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, संसदीय सरकार। भारत में संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकसभा को निम्न सदन, कल ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं लेकिन रिवीजन करते चलिए, ठीक है, इसलिए स्पीड मोड में पढ़ा रहा हूँ। राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सभा कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सभा कहते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष 108 में है, ठीक है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। किस आर्टिकल में? 108 में। प्रथम महिला लोकसभा मीरा कुमार अध्यक्ष थी। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। ये क्वेश्चन TRE 2 का है, ठीक।
बार बार कह रहा हूँ, जहाँ से पूछा गया उसको बताऊँगा। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष मेल गणेश वासुदेव मालवंकर, और राज्यसभा के भाई नहीं दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष मतलब सेलेक्ट करके नहीं जाते हैं। 233 लोग निर्वाचित होते हैं, 12 लोग मनोनीत होते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, आपको भी पता है। यह अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। TRE 2 का क्वेश्चन। प्रत्येक 2 वर्ष बाद भैया 1/3 सदस्य का होते हैं निर्वाचन उनका होता है, मतलब हट जाते हैं, ठीक। राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और राष्ट्रपति अब हैं कौन भैया? द्रौपदी मुर्मू, ठीक। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। प्रश्नकाल क्या होता है? आइए इसको देख लेते हैं। सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विवाद से जुड़ा किसी समस्या के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है। तो जो भैया सांसद होते हैं प्रश्नकाल के दौरान अपने क्षेत्र से संबंधित कोई भी विवाद है, कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, ठीक। इसमें मैक्सिमम 20 प्रश्न हो सकते हैं, इसी को प्रश्नकाल कहते हैं। शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। इस समय इसका 12 से 1 बजे के बीच में होता है। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। अगर किसी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए तो उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। और अतारांकित मतलब अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है। अब चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं, कानून की समझ। आइए यहीं से कानून के बारे में समझते हैं भैया क्या होता है कानून। बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल नामक से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया, ठीक है, 1982 में। आगे चलते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इनकी उम्र कितनी होती है? 30 कम से कम। अस्थायी सदन है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक। राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। अपने कॉपी में लिख लीजिए, यहीं से पूछ लेगा और आप कहेंगे कहाँ से पूछ लिया, ठीक। राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग होता है भैया। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, देखिए इस लाइन के सीधा मतलब सिंपल भाषा में, जो राष्ट्रपति है भैया वो प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो काम हुआ करते हैं सब यही करते हैं, बस राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, ठीक। यही कहने का मतलब है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। संवैधानिक प्रधान प्रथम नागरिक होता है भैया हमारा राष्ट्रपति। इसके राष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है भैया? 52 से 56 में, ठीक। राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद का निपटारा, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो उसका जो निपटारा होगा कहाँ होगा? उच्चतम न्यायालय में होगा। रिक्त रहने पर 6 महीने का, अगर राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त है, खाली है, तो 6 महीने के अंदर इसको भरना होगा। बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। अब चलते हैं न्यायपालिका, जिसको स्वतंत्र कहते हैं भैया, स्वतंत्र है हमारी न्यायपालिका। न्यायालय का स्तर 3 होता है। जिला न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। आपके जिला में जिला न्यायालय मिल जाएगा, राज्य में राज्य न्यायालय मिल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट मिलेगा आपको एक, ठीक। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधन, पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर हकदार हैं। ये किस अधिनियम के थ्रू आया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, ये आपको पता है। सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी है। तो भैया सरकार का यह कर्तव्य है, दायित्व है, लायबिलिटी है कि भैया भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या कोई भी ऐसी चीज़ है असमर्थता के कारण न्याय न पाए, उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया तुम्हारे पास पैसा है तो तुमको न्याय नहीं मिल सकता, ठीक। तो इसके लिए क्या एक विधिक रूप से कानून आया, कौन? 1987 में पारित किया गया और 1995 से प्रभावी हुआ, भारत सरकार सेवा प्राधिकार अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अध्याय 6 न्यायिक प्रक्रिया, इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं था। अध्याय 7 में चलते हैं। वैशाली जिला की प्रमुख खेती, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, केला है, ठीक। वैशाली में सबसे ज़्यादा केला होता है। मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति है, एक सहकारी समिति है, ठीक। सहकारिता शब्द का मतलब है सह तथा कारिता, सह मतलब मिलकर, कार्य मतलब कार्य, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 खाद्य सुरक्षा। आइए इसको देखते हैं। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं, इसे बफर स्टॉक कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे बफर स्टॉक किसको कहते हैं? जो भी खरीदे सरकार के द्वारा FCI से, जो FCI खरीदती है, जो भी चीज़ें अनाज वगैरह खरीदती है उसको भंडार करके स्टोर करके जहाँ रखा जाता है, इसे कहते हैं बफर स्टॉक। पैक्स का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना हुई थी।
FCI क्या है भैया? भारत का एक निगम है। भारत में यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह एक क्रय करके उन्हें गोदाम में भंडारित किया जाता है। मतलब जो भी अनाज होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी ना इमरजेंसी पड़ी तो ये क्या करता है, किसानों से खरीदता है और स्टोर करके रखता है कि भैया इमरजेंसी में कोई चीज़ होगी तो हम देख लेंगे। ठीक। दीवानी कानून, दीवानी किसको कहते हैं? दीवानी कानून जमीन का विवाद हो गया, जायदाद से हो गया, विवाद से के झगड़े हो गए, ये दीवानी कानून होते हैं। फौजदारी कानून क्या होते हैं? जो झगड़ा, हत्या, चोरी, ये सारी चीज़ें डकैती किस में आती हैं? फौजदारी कानून में आती हैं। भारत में कानून बनाने का दायित्व किसके पास है? संसद को है। सामान्यतः विधेयक क्या होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में भी रखा जा सकता है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 45 में क्या है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ठीक। बिहार राज्य में 1982 बिहार प्रेस बिल नामक राज्य विधान पालिका द्वारा कानून पारित किया गया। कब? 1982 में। अब संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित है? जयप्रकाश नारायण से। याद रखिए कि ये सब फैक्ट है। ठीक ठीक। जहाँ समझाने वाली चीज़ है उसको मैं समझाता चलूँगा। नेक्स्ट 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1862 में। कॉपी में लिख लीजिए। कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गई वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। ठीक है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के शासन में कहाँ? कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। पंजाब और हरियाणा का साझा न्यायालय चंडीगढ़ है। तो देखिए जो न्यायालय जो हरियाणा और पंजाब का दोनों का जो मुद्दा है, मामला है, कौन देखता है? चंडीगढ़ देखता है। ठीक है। सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। सबसे नीचे में क्या होता है भैया? जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय बिहार का पटना में है, सर्वोच्च न्यायालय देश का दिल्ली में है। अब NCERT चलते हैं भैया। NCERT कंप्लीट कर लिए, NCERT चलते हैं। संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। फैक्ट है, बस सुनते चलिए। पहली बार निर्वाचन कब? बंगाल में, और बाद में कब होता है? मुंबई में होता है। BN राव साहब क्या होते हैं? संविधान का प्रारूप तैयार किया, और प्रारूप समिति के सदस्य संख्या कितनी थी? टोटल 7 थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर साहब थे। ठीक। लोकतंत्र की स्थापना कब होती है? 1949 में होती है। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का गठन कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किया? तो 284। इनमें 15 महिलाएं रहती हैं। कुल 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर इसमें से किया था। संविधान के प्रारूप पर की बात करें तो 114 दिन की बहस होता है, और टोटल खर्चा इस पर कितना होता है हमारे संविधान बनाने में? 6,3,9,6,2,7,19। ठीक है। 63,96,729 रुपये। भारत गणतंत्र कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को। सरकार के अंग कितने होते हैं? पहले भी बता चुका हूँ। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 होते हैं। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्म को राज्य से अलग करना धर्मनिरपेक्षता था। ठीक है। अगर आप किसी धर्म को अपने राज्य से अलग कर रहे हो तो इसको क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है। फ्रांस के उपनिवेशिक देश अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि फ्रांस के उपनिवेश देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। अंडबंड क्वेश्चन पूछता है। अंडबंड का मतलब ये है कि ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। सन 1960 में फ्रांस के मजदूरों की कमी हो गई। फरवरी 2004 में फ्रांस में धार्मिक एवं राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल जाने पर प्रतिबंध। इस्लामी विद्यार्थी प्रतीक धारण। इसका देखिए, इसका मतलब क्या है भैया? ये क्या कह रहा है? टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। फरवरी 2004 में क्या होता है? धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल जाने पर प्रतिबंध लग गया था। ठीक है। आप भैया धार्मिक और राजनीतिक अगर कुछ भी चिन्ह या ड्रेस वगैरह पहन के जाते हो तो प्रतिबंध लग गया था। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को सताया। ठीक है। हिटलर से भी ये क्वेश्चन था BPSC Tier 3 में। भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 30 पहले भी बताया। चैप्टर नंबर 3, हमें संसद क्यों चाहिए? 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव कब होते हैं? 2020 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। स्थापना के समय 72 प्रतिनिधि, मुंबई इसका संस्थापक स्थान रहता है। इसके महासचिव कौन रहते हैं? एलोन एक्टोवियम ह्यूम, और प्रथम अध्यक्ष विमलचंद बनर्जी, पहले भी बता चुका हूँ। भारतीय संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये भी बता चुका हूँ। विधानसभा के सदस्य कौन रहते हैं? MLA। ठीक है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक। राज्यसभा की कुल संख्या 245। 233 विधानसभा के सदस्य द्वारा चुनाव होता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। कहाँ से? कला से हो गया, साहित्य ज्ञान से हो गया, इससे। ठीक, याद रखिएगा।
और लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 550 होती है। भारत की संसद कहाँ है? नई दिल्ली में है भारतीय संसद। राज्यसभा का सभापति वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, पहले भी बता चुका। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोग मनोनीत होते हैं? 12 लोग। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें कहाँ कहाँ हैं? आइए इसको देख लेते हैं नज़र से। उत्तर प्रदेश में 80 है, राज्यसभा से 31 में है। बिहार में याद रखिएगा लोकसभा 40 है, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ठीक। संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब बनी? 2004 में। अध्याय 4 कानून की समझ। अंग्रेज के मनमानेपन वाला कानून को रॉलेट एक्ट 1919 में आया। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 23 अप्रैल 1919 को गोली चलाई गई जनरल डायर ने। ठीक है। अमेरिका नागरिक अधिकार कानून कब बना? 1964 में। अंग्रेज ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया? 1870 में। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों का आवाज़ दबाने के लिए क्या हुआ था? राजद्रोह एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। घरेलू हिंसा अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो भैया 26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है और 2006 को भारतीय संसद 2005 को भारतीय संसद में पारित होता है और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो जाता है। हिंदू देखिए यहाँ सारे फैक्ट हैं, ठीक, इसलिए इतना तेज़ी से पढ़ रहा हूँ। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में। 1956 को पारित हुआ। उद्देश्य लैंगिक भेदभाव पूर्व प्रावधानों को हटाना था। ठीक है। संसद कानून बनाता है अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, संसद कानून बनाता है किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। घरेलू हिंसा मामला सुरक्षा कानून लागू कब होता है? 2006 में। पारित कब होता है? 2005 में। सरकार के विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या? राजद्रोह एक्ट किया था, ये बताया पहले। ठीक है, 1870 में। अब 5वां चलते हैं, न्यायपालिका। हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, ये पहले भी बताया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, पहले भी बता चुका हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 32 में। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1966 को। और बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। अब आगे चलते हैं। चंडीगढ़ का भाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों देखता है, ये चंडीगढ़ देखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में जनहित याचिका की व्यवस्था सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान जरूरी नहीं की पीड़ित पक्ष न्यायालय जाए, पीड़ित के अलावा अन्य व्यक्ति भी जा सकता है। देखिए PIL, ठीक है, PIL क्या होता है भैया? देखिए क्या होता है कि जनहित याचिका की व्यवस्था कब की गई? 1980 में। इसके थ्रू अगर मान लीजिए आपके अगल बगल कोई इंडस्ट्री है, उससे बहुत पोल्यूशन हो रहा है, उससे पूरी जनता प्रभावित हो रही है, तो ऐसा नहीं जो पीड़ित है वही जाए, आप भी जा सकते हो। ठीक है। अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली एवं न्यायालय धाराएं। कोई दोषी है या नहीं यह अदालत तय करती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के लिए जरिए अपने बचाव करने के लिए अपना मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, यह कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में इसको कहते हैं। ठीक। FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों की वकील मुहैया, ये भी मैंने बताया, ठीक है, कि संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो अपनी गरीबी या किसी आरोप के कारण वकील नहीं रख सकते। भैया अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण अब केस नहीं लड़ पा रहा है, वकील नहीं रख सकता, तो सरकार को ये व्यवस्था कर सकती है 39A के तहत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 न्यायालय में वाद योग नहीं है। हाशियाकरण की समझ, आइए इसको देखते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106। तेहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और भारत की कुल आबादी में आदिवासी कितने हैं? टोटल 8.6% है। ठीक है, टोटल 8.6% है। जनजाति ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की बात करें तो 16% SC हैं, ST 8.6% है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? तो MP है, मध्य प्रदेश। भारत के हरियाणा में आदिवासी समूह नहीं है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे हरियाणा आदिवासी समूह नहीं है? तो हरियाणा में। ठीक। अब आगे चलते हैं, यहाँ से फैक्ट है केवल। ठीक है। भारत में आदिवासी समूह की संख्या कितनी है? 705 है। मुस्लिम धर्म की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है। 2005 में राजेंद्र सच्चर कमेटी भारत के मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अवलोकन करने के लिए मनमोहन सिंह इसमें शामिल थे। ठीक है भैया, 2005 में राजेंद्र सच्चर कमेटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है। तो ये क्या करते हैं कि भैया जो मुस्लिम लोग रहते हैं इनकी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अवलोकन करने के लिए एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है। हाशियाकरण के निपटना। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एवं कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में पास हुआ। ठीक है। संविधान
मैला ढोने को, अमानवीय प्रथा को हटाना। ठीक है। संविधान को अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं कि भैया धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। दलित शब्द का मतलब क्या होता है? दबा हुआ, कुचला हुआ। अनुसूचित जाति या जन्मजात अधिनियम 11 सितंबर 1989 में पारित हुआ, 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू होता है। सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 में पारित हुआ। 29 दिसंबर यह भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगलों में रहने वाले समुदाय, सीधी सी बात है भैया, यह वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 यह कहता है कि भैया जंगल में जो रहने वाले समुदाय हैं, ठीक है, वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति लोग हैं, ठीक, उनका अधिकार है, वो वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक, वो वहाँ वनों पे निवास कर सकते हैं। आदिवासी 1946 के अधिनियम रोजगार प्राप्त करने के रूप में जाति सूचक अपमान से बचने के लिए बना। ठीक। सफाई कर्मचारी आंदोलन, 13 अन्य संगठनों व्यक्तियों ने 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में सिर पर मैला धोने के खिलाफ जनहित याचिका डाली। तो सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ था, जो 13 अन्य संगठन थे। 2003 में क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय में भाई सिर पर मैला ढो रहे थे, उसके खिलाफ PIL दाखिल की थी। अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, ये फिर बता चुका हूँ, कबीर 15वीं सदी के कवि थे। ठीक है। अब चलते हैं आगे। जन सुविधाएं, जन सुविधा का मतलब है भैया बिजली, पानी, सड़क जनता को प्रोवाइड करना। पानी के कारण पैदा होने वाली बीमारियों से हर रोज कितने 1600 से ज़्यादा लोग भारत में मौत के मुंह में जा रहे हैं। सुलभ इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है, एक NGO है, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वरी पाठ सुलभ। ठीक है। शौचालय साफ सुथरा, 1974 में इसकी स्थापना हुई है। अध्याय 10 में बात करें तो कानून और सामाजिक न्याय, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, वही लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद संसद के फैसले लागू होते हैं। जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर उसे मंत्री बना दिया जाता है, अगर जैसे मान लीजिए किसी भी सदस्य का कोई मंत्री नहीं है, तो अगर उसे भी सदस्य बना दिया गया, कोई मंत्री बना दिया गया उस सदस्य को, तो उसे 6 माह के अंतर्गत उसे सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक, मतलब जीतना पड़ेगा चुनाव लड़के, नहीं तो बाहर हो जाओगे। भारत के भोपाल शहर में 1984 में भयंकर गैस त्रासदी आई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर भारत के भोपाल में कीटनाशक संयंत्र में 40 टन से अधिक मिथाइल, कौन सी गैस थी? TRE-1 का क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। का रिसार हुआ। कंपनी कौन थी? यूनियन कार्बाइड, अमेरिका की कंपनी थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करता है। ठीक। तो इसी के हिसाब से हमारा खत्म हो गया चैप्टर नंबर 8, क्लास 8 की NCERT। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे क्लास 7 की। ठीक है। उसके बाद हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, अब हिस्ट्री पे चलेंगे। ठीक है। तो जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद जैसे मान लीजिए पॉलिटी खत्म होता है तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। हम सारे प्रिपरेशन बहुत मई के लास्ट तक मैं पूरा करा दूंगा आपको। ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा वीडियो? थोड़ा फास्ट मोड में ज़रूर पढ़ाया हूँ, लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट है, फैक्ट है, चीज़ों को लिखते चलिएगा, फैक्ट है, उसको बार बार रिपीट करने का। और ये रिवीजन ऐसे ही किया जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि 9th-10th बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, और वही 9th-10th वाली सारी चीज़ें 6, 7, 8 में रिपीटेड हैं। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।